ऊप के जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो हार्डली 2 हफ्ते 3 हफ्ते का काम होता है, जो अपने ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत इग्नोर्ड भी हैं आमतौर पे। तो किताबों में वो चीज़ें हैं सही, लेकिन आपको शायद अम, उस तरह कॉन्सेप्ट की शक्ल में नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस उनके ऊपर नहीं होता। वो आखिरी चैप्टर्स में वो अदर स्टफ़ वगैरह करके डाल देते हैं सारा कुछ, और वही सारा ज़रूरी चीज़ें। तो क्या क्या है, तो आप आउटलाइन देख सकते हैं, वही आउटलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं मोर और लेस, कुछ चेंजेस के साथ। लेकिन इसेंशियली लाइब्रेरीज़ हैं कुछ जो कि ज़रूरी हैं। पाइथन में हम लोगों ने लाइब्रेरीज़ देखी थी, लेकिन पाइथन अपने इतनी स्ट्रेंथ थी पाइथन की कि हमें लाइब्रेरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। सी प्लस प्लस एज अ लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोग्रामर को सपोर्ट देने के लिए बहुत बुरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो लिस्ट हमने बनाई तो हमारा दिमाग काड़ा हो गया, और उसके बाद कहीं जाके एक लिस्ट बनी, ठीक है। तो आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते कि यू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आपको कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं जो कि ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप काम नहीं चला सकते सी प्लस प्लस में। अभी ये स्पीड प्रोग्रामिंग के लिए जो यहाँ पे भी हुआ था, और अभी जो उधर भी गए हैं ये लोग, CFD कैंपस जो गए हैं, तो उधर यही मसला था कि आपको एक लाइब्रेरी चाहिए होती है, उसके बगैर आप स्पीड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, और उस लाइब्रेरी के बगैर आप कोई भी रीजनेबल रिस्पेक्टेबल सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ठीक है। यूँ समझ लेंगे जैसे पाइथन में अगर लिस्ट ना हो तो आप कोई भी काम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट चूँकि बिल्ट इन नहीं है, आपको खुद बनानी पड़ती है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप वो लाइब्रेरी इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स एफिशिएंट, और आपको बग्स नहीं करने पड़ते, निकालने पड़ते उससे। अपना करेंगे तो उसमें भी बग्स आएंगे ना, कहीं पे नल पॉइंटर रह जाएगा, इस किस्म की चीज़ें होंगी। तो वो लाइब्रेरीज़ हमने कवर करनी है थोड़ी सी। कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं जो कि इस वीक में भी हैं, क्योंकि नॉर्मली कराए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं होता, तो बुक में आपको बड़ा फजूल तरीके से मिलता है, तो उसको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यूँ कह सकते हैं कि ख़ास ऊप नहीं है, ऊप के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हैं, गिनती के चंद कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसमें से भी अक्सर कॉन्सेप्ट्स इस तरह के जो कि इस्तेमाल नहीं होते। आज भी हम एक देखेंगे जो कि पढ़ना पड़ता है लेकिन नहीं इस्तेमाल होता कहीं पे। पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि जॉब इंटरव्यूज़ में पूछते हैं उसके बाद। तो अ, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी हमारा जो आगे काम चलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द टूल्स विच सपोर्ट यू टू क्रिएट प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जो इंडस्ट्री स्केल के सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है आपके पास, उन टूल्स के ऊपर हम थोड़ी सी बात फिर करना चाहते हैं आगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हमारा उसके ऊपर फिर लगेगा। तो आज ये 3 चीज़ें हमने देखनी हैं, 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। आपस में इनका ताल्लुक इस सेंस में है कि ये एक ही जगह पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग, राइट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमने देखने हैं। इसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस सेंस में एक ही हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पे अप्लाई होते हैं। तो थोड़ा सा बात करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड द आइडिया इज़ कि आपके पास यहाँ पे ये क्लास है, राइट। सो अ क्लास इज़ ए टेम्पलेट, ठीक है। ये आपकी क्लास है, ये बताती है कि स्टूडेंट होता क्या है। मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट की क्लास है, तो ये बताती है कि स्टूडेंट होता क्या है, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, जनरली जो स्टूडेंट होती है या होता है, स्टूडेंट की क्लास जो होती है। तो स्टूडेंट के बारे में आपने जो भी इंफॉर्मेशन रखनी है वो आप स्टूडेंट की क्लास में डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर जिस तरह हमने शेप में बात की थी, अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट को इमेजिन करें, तो आप स्टूडेंट को नहीं इमेजिन कर सकते, आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के इंस्टेंस को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। आपके अपने क्लासमेट्स हो गए, बाहर के कोई स्टूडेंट हो गए, जो भी है, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की इंस्टेंस को इमेजिन कर सकते हैं। तो लेट्स से दैट इज दिस S1 ओवर हियर, तो दिस इज इंस्टेंस। सही, यहाँ तक बात सही है। हम लोगों ने कहा कि अगर हमने स्टूडेंट का कोई नाम रखा हुआ है, कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे नेम की फील्ड है स्ट्रिंग की, तो इस स्टूडेंट का अपना नाम होगा, ठीक है। इस स्टूडेंट का अपना नाम होगा, सही है जी। हर इंस्टेंस के अंदर उस वेरिएबल की अपनी वैल्यू होगी, क्योंकि उसकी वजह से पता चलेगा कि स्टूडेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ तक सही है। कुछ चीज़ें ऑन दी अदर हैंड, कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि जिनका ताल्लुक खास स्टूडेंट से ही होगा, किसी एक स्टूडेंट से नहीं होगा। बात मैंने गलत कर दी, सॉरी। जिनका ताल्लुक स्टूडेंट की क्लास से होगा, खास किसी एक इंस्टेंस के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी मिसालें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक मिसाल जो कि कॉमन है आमतौर पे जो हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने गिनना है कि इस टाइम पे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक हो गया। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको बार कहीं मेन में बना देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0, और फिर उसको इंक्रीमेंट करते रहें, एक तरीका ये। लेकिन उससे बेहतर तरीका ये कि चूंकि स्टूडेंट की क्लास हमारे पास मौजूद है, तो अगर किसी तरीके से हम कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख सकें, ठीक,
तो स्टूडेंट के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, हमारे पास मेन के अंदर हमें लोकल फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो खास स्टूडेंट के बारे में, जिस तरह किसी इंस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका नाम क्या है, तो वो हम इंस्टेंस के बॉक्स के अंदर रखते हैं ताकि हमें आसानी से उसको एक्सेस कर सके हम कल को। इस तरीके से खास जो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे कि कितने इंस्टेंस स्टूडेंट के हम बना चुके हैं, ठीक है, तो उनको हम फिर रखना चाहते हैं स्टूडेंट की क्लास के अंदर। मसला ये है कि अगर यहां पे मैं एक चीज बनाता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं बनाता हूं तो जाहिर बात है कि एक मेंबर होगा, तो मेंबर फिर यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा, और दोनों की अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे नाम की अलग अलग वैल्यूज हैं, उस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास लेट से अभी 2 हैं, तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। कल को जब ये 3 हो जाएंगे तो फिर तीनों में 3 लिखना पड़ेगा, फिर 4 हो जाएंगे तो चारों में 4 लिखना पड़ेगा। तो काम हमारा डुप्लीकेट हो रहा है, हमारा काम मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस 2 का इस इंस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है एक्चुअल क्लास के साथ, कि इस क्लास के इंस्टेंस कितने हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको कहूं कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसका किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका वो जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ ताल्लुक है। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो इसको हम किस तरीके से करेंगे कि कोई ऐसा वेरिएबल हमारे पास आ जाए जिसका ताल्लुक किसी खास इंस्टेंस के साथ ना हो बल्कि क्लास के साथ हो। जाहिर बात है कि इंस्टेंसेस उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, जितने इंस्टेंस बनेंगे उतना ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा, लेकिन जनरली उसका ताल्लुक किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ नहीं होगा, वो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास के साथ उसका ताल्लुक होगा। ठीक है, समझ आइए बात की कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर हम उसी तरीके से एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये एक इंटीजर है, इसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दूं तो ये इंस्टेंसेस के अंदर अलग अलग होगा। ठीक हो गया, इससे पहले हम एक कीवर्ड लगाते हैं विच इज कॉल्ड स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक का एग्जैक्टली यही मतलब है कि इस जो आगे जो भी चीज आ रही है, अगर वेरिएबल है या फंक्शन है जो भी है, स्टैटिक के आगे जो भी चीज आ रही है उसका रिलेशनशिप आपके द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास के साथ होगा, किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ इसका ताल्लुक नहीं होगा। प्राइवेट जी, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि बाहर से एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पब्लिक का मतलब है बाहर से एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये है कि ये इंस्टेंसेस में अलग अलग वैल्यूज नहीं लेगा। ठीक है, इसकी एक वैल्यू होगी जो कि लेट्स से हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे आ गया 2, तो ये यहां पर भी नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा। तो जब नीचे और जगह पे ये है ही नहीं तो हमें इसको कल को चेंज एक जगह पे करना पड़ेगा, सब जगह पे हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट वाले को क्लास के अंदर से हम चेंज कर सकते हैं। और अगर इंस्टेंस में देखें यहाँ पे अगर वैल्यू 2 लिखी हुई है ना, ये जो मैंने भी काट दिया यहाँ पे, ये वैल्यू अगर 2 लिखी हुई है तो चाहे आप अंदर से इसको अपडेट करें या बाहर से अपडेट करें, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैल्यू 2 को आपको 3, 4, 5 करना पड़ेगा, चाहे आप जिधर से भी करें फिर आखिर में। सही हो गया जी? ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे करेंगे उसको। यहां तक बात क्लियर होगी जी? तो स्टैटिक फील्ड जो आपके पास होती है, स्टैटिक मेंबर जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू आपकी क्लास के साथ एसोसिएटेड होगी, किसी एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी। ठीक होगी, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे? तो पहले हम क्या करते थे मेन में, जैसे हम कहते थे स्टूडेंट S1, सही, और हम कहते थे S1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर हम इसको असाइन भी कर सकते थे और इससे हम वैल्यू रीड भी कर सकते थे। ठीक है, S1 डॉट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएटेड था इंस्टेंस के साथ। सही, अब हमने कह दिया कि ये इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, अब ये खास क्लास के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लास के साथ एसोसिएटेड है, इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ये गलत है। अब हम ये कहेंगे कि क्लास स्टूडेंट, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज C++ हम डॉट नहीं इस्तेमाल करते, हम ये 2 कोलन इस्तेमाल करते हैं। जी, लेट्स से इज इक्वल टू 0। सही हो गया? यहां पे जिधर इंस्टेंस हमने लिखा हुआ था उसकी जगह पे क्लास आ गई, खास क्लास का जो नाम है विद द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, और यहां पे आप कोलन कोलन करके वही चीज यहां पे लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। अब आप इसको किस चीज से एक्सेस कर रहे हैं? क्लास के जरिए से। इसका मतलब है कि एक ही जगह पे ये पड़ा हुआ है क्लास के अंदर और वहीं पे ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है जी?
ये जो अब आपके पास ऑपरेटर है, इसका आज हम नाम देख रहे हैं, अभी तक मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया था, आज मैं आपको इसका नाम बता रहा हूं. दिस इज कॉल्ड दी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. जी मैंने नहीं बताया होगा, किसी और ने बताया होगा. जी पुराना किसी ने बताया होगा, लैब में शायद बताया हो. राइट, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. सही है जी, समझ आ गई बात की. रिकॉर्ड हो रहा है. तो इसको कहा जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है कि इस वेरिएबल का स्कोप कहां पे है या किस स्कोप में जाके इस वेरिएबल को ढूंढो. ठीक है जी, बात समझ आ गई. इसलिए इसको कहा जाता है स्कोप को रिजॉल्व करना. रिजॉल्व कहते हैं ढूंढना वगैरह वगैरह, डिक्शनरी में देख लें क्या मतलब है रिजॉल्व का. तो स्कोप रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये बताता है कि इस कोलन कोलन के बाद जो चीज आ रही है उसको किस स्कोप में जाके ढूंढना है. स्कोप आप लोगों को याद होगा, पाइथन में हमने फ्रेम के नाम से देखा था. ठीक है, कि वेरिएबल कहां पे एक्सेसिबल है, किधर किधर तक नजर आता है. तो कोलन कोलन का मतलब है कि वैसे तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर स्टूडेंट के अंदर जाओ तो वहां पे नजर आ जाएगा. ठीक हो गया. तो इसको एक्सेस करने का तरीका यह है कि आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते. सही हो गया जी. जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे इंस्टेंस तो हम बनाएंगे ना, हमें और कामों के लिए भी स्टूडेंट के इंस्टेंस बनाने हैं, इसके लिए जरूरत नहीं है. ठीक है जी. ओए तो लेट आया ऊपर बात मत खोलो. अच्छा अच्छा जी, यहां तक सही हो गया जी. एक इसके अंदर एक थोड़ा सा मसला है. ठीक है, वो मसले के साथ थोड़ा सा गुजारा करेंगे अगेन बिकॉज C++. वो मसला ये है कि आपको ये जो वेरिएबल आपने यहाँ पे स्टैटिक बनाया है, इसको अगर आपने इनिशियलाइज करना है, जो कि आपको इन एनी केस हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहिए, तो वो इनिशियलाइजेशन आपको इधर फंक्शन से बाहर करनी पड़ेगी फॉर सम रीजन. ठीक है, आप इसको इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, ऊपर भी नहीं कर सकते, दोनों एरर हैं. इंसानियत की बात तो ये होती है ना कि हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इनिशियलाइज हो जाता है ये, लेकिन नहीं, ये आप नहीं कर सकते. ठीक हो गया. दैट्स अ कंपाइल टाइम एरर. स्टैटिक को आप इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते. आप कहते जी मैं फंक्शन के अंदर करता हूँ, नहीं फंक्शन के अंदर भी नहीं कर सकते. आप इसको खास इस जगह पे करेंगे जहाँ मैंने लाइन लगाई है, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, जब आपका क्लास डिफाइन हो जाती है ना, तो क्लास के बाद आपके पास जो लाइंस होती हैं, जो ग्लोबल स्कोप होता है आपके पास, फंक्शंस में नहीं होता, वहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज करना होता है. बस इस बात को याद रखेंगे, इसमें कोई फलसफा नहीं है. किसी मेथड के जो किताबों में लिखा है वो ये कि फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, और यहीं पे करते हैं लोग. ठीक है, करके देख लें, अगर होता हो तो ठीक है, कभी किया नहीं. लेकिन ये जगह है. असल में मसला ये है ना कि चूंकि सारी दुनिया यहाँ पे करती है ना, तो अगर आपने कहीं और इनिशियलाइज कर सकते भी है ना, तो यहाँ करना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ ढूंढेंगे आगे उसको कि आपने क्या वैल्यू इनिशियलाइज की. जिस तरह हमें पता है ना इंस्टेंसेस के वेरिएबल हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं, तो कहीं पे भी अगर आपको कहा जाए कि इनिशियलाइज क्या, इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, तो आप जाके कंस्ट्रक्टर में ढूंढेंगे, तो इसको आप यहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए यहाँ आगे करना चाहिए. ठीक हो गया, ये एक बात होगी. इस तरीके से आपके पास जैसे हमने वेरिएबल स्टैटिक बनाया है, उसी तरीके से आप किसी फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं. ठीक है, उसका भी तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है या जो भी है, उसके शुरू में आप लगा देते हैं स्टैटिक. अब स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आप इसको स्टूडेंट कोलन कोलन नंबर ऑफ स्टूडेंट से एक्सेस कर रहे हैं, वैसे ही आप इंस्टेंस बनाए बगैर इस स्टूडेंट का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं. इंस्टेंस बना तो सकते हैं, लेकिन अगर इस फंक्शन को आपने कॉल करना है तो आप क्लास के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक हो गया, सही है जी. मजा नहीं आया, समझ आइए कि नहीं है जी. देखिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं जरा बेहतर हो जाएगा. कोई आपके पास ऐसा फंक्शन है जो कि आप समझते हैं कि अगेन वो एसोसिएटेड है क्लास के साथ. मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि मुझे नई स्टूडेंट की आईडी जनरेट करके दे दो, तो उसको ये पता होना चाहिए कि पिछले सारे इंस्टेंसेस में कौन कौन सी आईडीज बन चुकी हैं, ताकि मैं कोई यूनिक आईडी बना के दूं आपको. ठीक है, तो अभी जो इंस्टेंस बन रहा है, आईडी बनने से पहले पहले तक उसका इस स्टूडेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. वो जाके देखेगा कि प्रीवियस मैंने मैक्सिमम आईडी कौन सी बनाई हुई थी, उसके अंदर +1 करके नया आईडी बनाएगा. जब वो बन जाएगी तो फिर उसको दी जाएगी. बात समझ आ रही है. आपके पास लेट्स से मैं कहता हूं आप लोगों के अभी जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट आईडी है वो कितनी है. ठीक है, तो लेट्स से दैट इज 145. सही है. अब अगली जो आईडी बनेगी दैट इज गोइंग टू बी 146. सही है, लेकिन ये 145 की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको सारे स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा ना. ठीक है, तो वो किसी एक इंस्टेंस के साथ इंफॉर्मेशन नहीं है वो 145. तो बजाय इसके कि हम उसको हर इंस्टेंस के अंदर जाके सर्च करें, अगर यही आईडी हम एक स्टैटिक वेरिएबल में लिख देंगे, भाई आखिरी आईडी मैंने क्या बनाई थी, जब भी मैं नई कोई आईडी बनाऊं उसको मैं इसके अंदर डालता जाऊंगा, तो स्टूडेंट की क्लास को यह पता होगा कि मेरी मैक्सिमम आईडी कौन सी है.
अगली दफ़ा मैं कौन सी यूज़ करूँ। तो आप एक फंक्शन बना सकते हैं अपने पास जो कि आपको ये वाली लॉजिक क्रिएट करके दे, और वो लॉजिक किसी एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, वो आपकी पूरी क्लास के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल जरा वहाँ पे दिखाता हूँ कोड में, तो फिर जरा इंशाल्लाह बेहतर समझ आ रही है। ठीक है, यही आईडी वाली एग्जांपल वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट तो अभी मैंने बताई नहीं है। ठीक है, एक ही बात है कि भाई ये चीज़ पब्लिकली विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, ये है पब्लिक और हिडन जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था। ठीक है, हिडन जान के किया। दूसरी बात जो कि यहाँ पे है वो ये है कि आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से डब्बे में जाएंगे, इस डब्बे में कि इस डब्बे में। ठीक है, अगर प्राइवेट है ना, हिडन है, तो वो चाहे इन तीनों में से जिस भी डब्बे में है वो हिडन ही है। अगर पब्लिक है तो वो चाहे इन तीनों में से जिसमें भी है वो पब्लिक ही है। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी स्टोरेज कहाँ पे है। अगर इंस्टेंस में स्टोरेज है तो जितने इंस्टेंस होंगे उतनी दफा इसकी कॉपी बनेगी और हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होगी। अगर क्लास का है, स्टैटिक है, तो एक दफा होगा और क्लास में ही रहेगा, उसकी कॉपी नहीं बनेगी, वो इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, क्लास के साथ होगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दो अगेन मैंने आपको बताया कि इनका ताल्लुक आपस में एक किस्म का बनता है। ठीक हो गया, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, तो बेहतर हो जाएगा शायद थोड़ा। राइट, ये हमारी क्लास है यूजर की। ठीक है, यूजर कह लें, स्टूडेंट कह लें, एक ही बात है, हम यहाँ पे यूजर ले रहे हैं, जरा टाइप करने में आसानी रहेगी। एक है हमारे पास आईडी, ये स्टैटिक नहीं है। क्योंकि स्टैटिक नहीं है तो जब ये इंस्टेंस बनेगा तो हर इंस्टेंस की अपनी आईडी होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास स्टैटिक इंट नेक्स्ट आईडी। तो नेक्स्ट आईडी में हम ये सेव करते हैं कि जब अगला इंस्टेंस कहीं क्रिएट किया जाएगा तो उसको हमने कौन सी आईडी देनी है, ताकि हर दफा हमें कंप्यूट ना करना पड़े। जब भी 145 आपने दे दिया तो नेक्स्ट आईडी के अंदर 146 पहले से सेव कर देंगे। जब अगला इंस्टेंस क्रिएट करना होगा तो आपको पता होगा कि भाई अगली आईडी कौन सी है। यहां तक सही हो गया जी? ठीक है, अच्छा उसको छोड़ दें ऊपर। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, जाके हम आईडी जनरेट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि एम्प्लॉय की सैलरी आप शुरू में कोई सेट करना चाहते हैं, तो यहां पे भी जब भी आपका यूजर बनता है तो उसकी आईडी होना जरूरी है। ठीक है, आईडी होगी। जिस तरह स्टूडेंट की हमने बात की थी, फास्ट के अंदर अगर स्टूडेंट है तो उसकी आईडी होना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। इस तरीके से इसके कंस्ट्रक्टर में हमने कहा, और हमने यहाँ पे कोई आईडी अपने आप से नहीं लिखी, यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया और उस फंक्शन ने हमें उसकी लॉजिक के हिसाब से आईडी बना के हमें भेजी है। ठीक है, वो अगेन कहां से आई उस फंक्शन को भी थोड़ी देर में देखते हैं। यहां पे सिर्फ देखने की जरूरत यह है कि ये फंक्शन जो है ये एक स्टैटिक फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि क्लास के नाम के जरिए से एक्सेस किया जा रहा है। इंस्टेंस तो अभी बना ही नहीं है ना, क्लास के नाम से हम इसको एक्सेस करें, इसका मतलब है कि ये स्टैटिक फंक्शन है। तो दो चीजें होंगी, एक स्टैटिक वेरिएबल हमने बना दिया, एक स्टैटिक फंक्शन बना दिया। दोनों को एक क्लास के नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक सही हो गया? और जो कॉन्सेप्ट है, जो वजह है, वो वजह यही है कि इसका किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर के साथ ताल्लुक है। ठीक हो गया? ये चीज़ इस्तेमाल होती है, मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ चीज़ इस्तेमाल ना होने वाली है, ये उनमें नहीं है, ये यूज़ होती है बाकायदा, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट आपके पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हम यहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं उनको। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फंडामेंटली इस्तेमाल होता है, लेकिन है सिर्फ इतना सही कि एनीथिंग दैट इज एक्सेस थ्रू द क्लास नॉट द इंस्टेंस, दैट इज अ स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक मेथड। सही हो गया? okay. एक हमारे पास वैसे ही एक फंक्शन है, ये नॉन स्टैटिक है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन स्टैटिक, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको भी हम कॉल कर सकते हैं। ये हमें क्या करता है, इस बंदे की आईडी हमें सिर्फ रिटर्न करता है, नथिंग स्पेशल है। अच्छा, ये जो फंक्शन है नेक्स्ट यूजर आईडी, ये आईडी बनाता किस तरीके से, तो उसको जाके जरा देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्टैटिक फंक्शन है जो कि हमें पहले से पता है क्योंकि ये क्लास के नाम से एक्सेस हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट यूजर आईडी क्या करता है कि जो नेक्स्ट आईडी आपके पास पड़ी हुई है, मे बी दिस शुड हैव बीन लाइक प्रीवियस मैक्स आईडी, तो नेक्स्ट आईडी को इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। फिलहाल सिर्फ हम इतना कर रहे हैं। कल को जाके हम ये कर सकते हैं कि वो 18p डैश और फिर ये नेक्स्ट आईडी साथ मिला दे, वो आप मिला सकते हैं स्ट्रिंग के जरिए से। ठीक है, पहले किसी तरीके से ईयर कंप्यूट कर ले, फिर कैंपस देख ले कौन सा है, फिर एक डैश लगा दे और फिर ये वाली चीज़ लगा दे उसके बाद। तो यही लॉजिक कहीं पे, आई डाउट इट, लेकिन फ्लेक्स में चल रही होगी। ठीक है, फ्लेक्स में तो लगता है इस तरह कि बंदा बैठा होगा, आईडी दे रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ तक सही हो गया जी? तो हमारे पास एक स्टैटिक फंक्शन है, उसको हम कॉल करते हैं, वो कुछ लॉजिक करता है जो कि नॉर्मली मेथड्स के अंदर होता है। बाकी मेथड की बॉडी के अंदर कोई फर्क नहीं है, जैसे मेथड की बॉडी होती है वैसी है। ठीक है, और वो कहाँ से वैल्यू उठाता है, आपकी नेक्स्ट आईडी के जरिए से। एक बात ये देखें कि चूंकि ये मेथड भी स्टैटिक है और ये वेरिएबल भी आपके पास स्टैटिक है, ये मेंबर भी स्टैटिक है, जब दोनों चीजें स्टैटिक हो तो यहाँ पे आपको यूजर कोलन कोलन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह इंस्टेंस के अंदर हम करते थे ना कि दिस लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप मेथड के अंदर और एम्बिग्विटी नहीं है तो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर एम्बिग्विटी नहीं है और दोनों चीजें स्टैटिक हैं तो आप इस तरीके से डायरेक्ट नेक्स्ट आईडी एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। यहां तक सही हो गया जी? ठीक है, तो अब हमने किया क्या जी? इनिशियलाइजेशन ये रही, जैसी क्लास खत्म हुई यहां पे उसकी इनिशियलाइजेशन आ गई। ठीक है जी,
फॉर सम रीजन दिस हैज टू बी हेयर, आई हैव नो आइडिया वाई। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन अगर आप इसको वैसे जब करें तो इसको करके देख लें, मेन के अंदर करने की कोशिश करें, एरर देता है, कंपाइल टाइम एरर देता है आपको, इधर नहीं करोगे, क्लास के अंदर भी नहीं करेंगे, वहाँ भी करके देख लें, उधर भी एरर देता है और इधर भी एरर देता है। ठीक है, मुझे 5 मिनट लगे थे इस मसले को हल करने में कि क्या मुसीबत। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं ना, ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स C++ में भी हैं, जावा में भी हैं, पाइथन में भी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स। सिंटेक्स का फर्क होता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, ये कहता है इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करो, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करता है, जावा डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करता है, इनिशियलाइजेशन आपको क्लास के अंदर करने छोड़ता है। ठीक है, पाइथन के अंदर आपके पास अगेन डॉट ऑपरेटर होता है और आप क्लास के अंदर इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है लैंग्वेज बाय लैंग्वेज, लेकिन कॉन्सेप्ट स्टैटिक का यही होगा मोर और लेस। यहाँ तक सही हो गया जी? ठीक है सर, मतलब जो हम स्टैटिक फंक्शंस बनाएंगे उसके अंदर क्लास के अंदर, वो हमने उधर ही मतलब सारा फंक्शन बनाना है? नहीं, फंक्शन का आप वही कर सकते हैं। ये सर वो आपने बनाया? जी मैंने बनाया हुआ, लेकिन करना वही चाहिए, मैंने असल में टाइम बचा रहा था शायद। तो डिक्लेरेशन इधर और वो बाहर, वो वैसे ही होगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से करें उसको। राइट, यहाँ तक सही हो गया जी? ओके, अब इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, फिर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक यूज़र यू बनाया, ठीक है, और हम सिंपली आगे कहते हैं यू डॉट गेट आई डी मैंने नहीं दी उसको। आईडी कहाँ से आएगी? जैसे यूज़र यू में करूँगा तो कंस्ट्रक्टर से आपकी आईडी सेट होगी। कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, क्या होगा? नेक्स्ट आईडी की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। ठीक, कंस्ट्रक्टर में आप गए, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया? इस फंक्शन को कॉल किया, आप वहां पे गए, नेक्स्ट आईडी की वैल्यू क्या कर दी गई? 1। ठीक है, इसने 1 मुझे रिटर्न किया, इस यूजर की आईडी आ गई 1। ठीक है, और नेक्स्ट आईडी 1 पे चेंज हो चुकी है। अब जो स्टैटिक आपके पास स्टैटिक मेंबर है क्लास का, उसके अंदर वैल्यू 1 हो चुकी है। यहाँ पे आप आए, इसने आपने आउटपुट किया इसको, तो क्या कहेगा? यूजर यू आईडी कितनी करेगा? राइट, ठीक है, तो 1 ही आपको आउटपुट करके देगा। फिर आपने एक और यूजर वी बनाया, ठीक है, तो अब देखें चूंकि नेक्स्ट आईडी आपके पास शेयर्ड है, दोनों में एक ही है ना, क्लास की एक ही वो है, दोनों का इंस्टेंस का अपना अपना अलग नहीं बन रहा। तो जब आपने यहाँ पे जाके वही बात की वी डॉट गेट आईडी, तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे गया, यूजर के स्टैटिक मेथड को इसने कॉल किया, स्टैटिक मेथड में जब गया तो इसने यहाँ पे नेक्स्ट आईडी प्लस प्लस किया, तो नेक्स्ट आईडी की वैल्यू क्या थी? 1। ऑल्दो कि ये इंस्टेंस अभी नया बना है, इसके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या यूं कह लें कि इसने इनिशियलाइज उसको नहीं किया, कुछ भी इसका उसके ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज है ही नहीं सिरे से। तो ये कहाँ पे है? आपकी क्लास के साथ है और उसकी वैल्यू 1 अपनी जगह पे रही हुई है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैटिक, कि इंस्टेंसेस बनते भी जाएं तो ये अपनी जगह पे वैसा ही रहता है। ठीक है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ क्लास। चेंज हो गया, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टैटिक उस वजह से नहीं कहते कि चेंज नहीं होता। जो चीज चेंज नहीं होती प्रोग्रामिंग में उसको कांस्टेंट कहते हैं। स्टैटिक उसको कहते हैं जो कि इंस्टेंसेस के साथ ना चेंज होती हो, एक इंस्टेंस में अलग, दूसरे इंस्टेंस में अलग, तीसरे इंस्टेंस में अलग, वो चेंज, क्योंकि इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड एट रन टाइम एंड द डेफिनेशन ऑफ क्लास इज काइंड ऑफ स्टैटिक। जो एक दफा आपने बना दी। ठीक है, जो चीजें स्टैटिक होती हैं वो इंस्टेंसेस के साथ नहीं चेंज होती, वो क्लास के साथ एसोसिएटेड। तो क्लास चूंकि हम एक दफा प्रोग्रामर एज अ प्रोग्रामर बना देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये चेंज नहीं होती, इसलिए उसको स्टैटिक कहते हैं। तो चेंज नहीं होती से मुराद है कि उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज होती है। सर आपने इंस्टेंस तो यूजर से बनाया ना, जी 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 जी, सर हम न्यू से भी तो कर सकते हैं। न्यू से भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही बात होगी। लेकिन वहाँ पॉइंटर्स इन्वॉल्व होंगे। वहाँ पॉइंटर होगा, लेकिन बात वही होगी, कंस्ट्रक्टर उसी तरीके से कॉल होगा, स्टैटिक वैसे ही रहेगा, दोनों चीजें। सर उसमें कहीं दिस यूज करना होगा फिर? दिस की जरूरत असल में यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं पड़ी। लेट्स से यहाँ पे अगर कोई लोकल वेरिएबल आपके पास आईडी का होता तो फिर आपको यहाँ पे दिस यूज करना पड़ता, लेकिन जो स्टैटिक चीजें होती हैं उनको आप दिस से नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस का बताया था, दिस आपको क्या रिटर्न करता है? द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस रिटर्न करता है ना, और स्टैटिक चीजों का तो इंस्टेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो क्लास के साथ है। तो इस वजह से स्टैटिक चीजों को एक्सेस करने के लिए आप दिस नहीं यूज कर सकते। लेकिन वो यूज कर सकते हैं न्यू से। न्यू से आप चीज बना सकते हैं, बिल्कुल, उसका इस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। सही हो गया जी यहाँ तक? तो ये एक चीज होगी। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे जो देखते हैं, लेट्स से हमारे पास फिबोनाची का नंबर है, ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने कैलकुलस में भी कर लिया होगा, कर लिया नहीं किया तो खैर है, मैंने तो कराया हुआ, मुझे पता है कि आप लोगों ने किया और आप लोगों ने अच्छे सोए में। एनीवे, बहरहाल मैंने तो कराया हुआ है ना। फिबोनाची नंबर क्या होता है? 1 1 2 3 5 8 फिर 13, जो भी है। सही है जी, जो पिछले दो उनका सम होता है। तो बहरहाल हम यहाँ पे गए, हमने जाके फिबोनाची का ये जो नंबर है, ये एक आर्ग्यूमेंट आपसे लेता है इंट n, ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ दें, और यहाँ पे जाके हमने क्या किया है? काउंट प्लस इज इक्वल, सॉरी इसको भी छोड़ दें। ये हमारा फिबोनाची की लॉजिक है कि इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न n, वरना फिब ऑफ n-2 प्लस फिब ऑफ n-1। सही है जी, ये हमारा वही पुराना फिब का फंक्शन है, इसको हम ऊपर से कॉल करेंगे, हमें फिबोनाची नंबर का जो भी फिबोनाची नंबर है वो हमें रिटर्न कर देगा।
जी सही है। अगर इसका कॉन्सेप्ट भूल गया खैर है, बस ये कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि अपने आप को बार बार कॉल करता है। सही हो गया, ठीक है। हम देखना ये चाहते हैं कि लेट से मैं फिब ऑफ 3 जब करता हूँ तो ये कितनी दफ़ा अपने आप को कॉल करता है। फिब ऑफ 10 जब मैं करता हूँ तो ये अपने आप को कितनी दफ़ा कॉल करता है। फिब ऑफ 100 जब करता हूँ तो ये अपने आप को कितनी दफ़ा कॉल करता है, ठीक है। मैं देखना ये चाह रहा हूँ अब उसका क्या तरीका होगा कि ये अपने आप को कितनी दफ़ा कॉल करता है। अगर हम कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं, मसला ये कि लोकल वेरिएबल तो फंक्शन की बॉडी खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। हम अगर मेन के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो मेन को तो पता ही नहीं चल रहा, वो तो एक कॉल भिजवाता है, ये फिर अपना लगा होता है और आखिर में एक दफ़ा इसको वापस बात भेजता है। सर अगर हम क्लास में करते इस फंक्शन के साथ फिलहाल क्लास नहीं है, क्लास से बाहर ही है, ठीक हो गया। क्लास में अगर करते हैं तो दैट इज़ वन सोल्यूशन, मैं दूसरा सोल्यूशन आपको बताना चाहता हूँ। ये फंक्शन है, इसका क्लास के साथ कोई ताल्लुक नहीं फिलहाल। तो अभी आप क्या करेंगे कि आपको कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो, ठीक है। काम आप बहुत सारे कर सकते हैं, ग्लोबल भी बना सकते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं। आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि फंक्शन का लोकल वेरिएबल ही हो, ताकि हम उसको इंक्रीमेंट कर सकें जब भी मुझे कॉल मिले, लेकिन फंक्शन की एक इन्वोकेशन और दूसरी इन्वोकेशन के दरमियान में उसकी वैल्यू खत्म ना हो जाए। सर जी आपने असाइनमेंट में दिया था एक कॉन्सेप्ट आप नहीं, असाइनमेंट में मैंने ये नहीं दिया था इस तरीके से, सर वो उस ज़माने में दिया था। हाँ, क्योंकि पाइथन में डिफरेंट तरीके से होता है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे कुछ और बता। तो आपके पास एक लोकल वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन की बॉडी की एग्जीक्यूशन खत्म तो फंक्शन भी खत्म, ठीक है। और एक इन्वोकेशन और दूसरी इन्वोकेशन के दरमियान में लोकल वेरिएबल्स फर्क होते हैं। सर हम ग्लोबल नहीं निकले ग्लोबल कर सकते हैं, दैट इज अ बैड आइडिया, मत करें ग्लोबल, ठीक है। अगर आपके जहन में किसी भी चीज़ का सोल्यूशन ही आता है ना कि ग्लोबल वेरिएबल, तो मत करें, आसान बात बता रहा हूँ, इन 4 साल में मत करें, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। तो किधर है, तो अब हम ऐसा एक लोकल वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं जो एक फंक्शन की इन्वोकेशन और दूसरी फंक्शन की इन्वोकेशन के दरमियान में चेंज ना हो, शेयर्ड हो एक किस्म का। वही जो हमने क्लास में कहा कि इंस्टेंसेस के दरमियान में वो फर्क ना हो, क्लास के साथ हो और सारे के सारे उसको शेयर करें एक किस्म का। सही, कॉल जाए तब हो सकता जब कॉल जाएगी पहली दफा तो उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। लेट्स से उसकी वैल्यू आपने रख दी 200। जब इसी फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर से आप दोबारा कॉल करें या बाहर से दोबारा कॉल करें तो वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा, उसकी वो पुरानी वैल्यू रहेगी। ठीक है सर आपने तो ये नहीं चेक करना कि जी 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 कितनी बार कॉल हो रहा है। सर जब दूसरी बार कॉल होगा तो 201 नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 200 होगा, फिर अगर आप उसको किसी लॉजिक के हिसाब से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, ये देखें, ये फंक्शन जब कॉल भिजवाई जाती है, यहाँ पे लेट से मैंने लिखा हुआ है i = 0। इस फंक्शन को मैंने पहली दफा कॉल भिजवाई, इस फंक्शन को मैंने पहली दफा कॉल भिजवाई तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी फिलहाल मैंने चेंज नहीं किया, इनिशियलाइज 0 से है, ठीक है। i की वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ भी नहीं किया अभी, सिर्फ i = 0। जब मैं इसको पहली दफा कॉल भिजवाऊंगा i की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट से मैंने इसको चेंज करते 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 मैंने इसको 10 तक पहुंचा दिया, i की वैल्यू 10 है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म तो वेरिएबल भी खत्म, बात खत्म। अगली दफा जब मैं इसको दोबारा इन्वोक करूंगा तो i की वैल्यू फिर क्या की जाएगी? 0 की जाएगी, ठीक हो गया। मतलब पिछला किस्सा खत्म, क्योंकि लोकल वेरिएबल खत्म हो जाता है। अब मैं करना ये चाह रहा हूं कि मैंने इसको कह दिया कि अगर मैंने यहाँ पे i को 0 किया है और थोड़ी देर बाद जाके मैंने इसको i को 10 कर दिया, सही, तो अगली दफा ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। अगली दफा जब इसको दोबारा कॉल भिजवाई जाएगी तो i = 0 वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, i 10 पे ही पड़ा होगा, ठीक है। पिछली इन्वोकेशन और अगली इन्वोकेशन के दरमियान में आपका ये वेरिएबल जो है अपनी वैल्यू लूज नहीं करेगा, ये आसान बात है। वेरिएबल हमने कहा था ना लोकल खत्म हो जाता है, ये वाला वेरिएबल खत्म नहीं होगा, इसकी जो पुरानी वैल्यू है वो अपने पास रखेगा, इसकी जो इनिशियलाइजेशन है सब्सिक्वेंट इन्वोकेशंस के ऊपर वो इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं की जाएगी ताकि पुरानी वैल्यू रह जाए इसके पास। इससे क्या फायदा होगा? जब भी हमारे पास इस फिब को कॉल किया जाएगा हम क्या करेंगे, एक दफा 0 से इनिशियलाइज हो गया या 1 से इनिशियलाइज हो गया, फिर जब भी कॉल आएगी हम उसको कहेंगे +1 कर दो, बस। अगली दफा कॉल आएगी फिर +1 हो जाएगा, अगली दफा कॉल आएगी फिर +1 हो जाएगा, तो ये +1 होता रहेगा। और मसला क्यों हल हो गया? मसला इस वजह से हल हो गया क्योंकि ये वापस 0 पे इनिशियलाइज नहीं हो रहा। अगर हमने इसके साथ ये काम ना किया होता जो कि यहाँ पे हमने किया है, तो फिर ये हर दफा वापस 0 होता जाता तो हमारा मकसद हल ना होता, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप एक उसी तरीके से वेरिएबल बनाएंगे जैसे लोकल वेरिएबल बनाया जाता है, सिर्फ उसके शुरू में आप लगा देंगे स्टैटिक, ठीक हो गया। जब आपने स्टैटिक, और स्टैटिक यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी स्टैटिक है और वो भी स्टैटिक है, तो आपके पास स्टैटिक मेंबर्स क्या करते हैं? स्टैटिक मेंबर्स क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएटेड नहीं होते।
स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स फंक्शन के क्या होते हैं कि एक फंक्शन की एक इन्वोकेशन और दूसरी इन्वोकेशन के दरमियान में अपनी वैल्यू लूज नहीं करते, परसिस्ट करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वैल्यूज आर परसिस्टेड। लेकिन सर अगर फर्स्ट करें हम अपना ये क्लोज कर देते हैं विंडो, हाँ फिर तो खत्म हो गया, फिर तो डेफिनेटली फिर तो रैम से ही खत्म हो गया ना फिर तो, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन लोकल्स जो हैं आपके पास, दोज persist values between invocations। इन्वोकेशन कहते हैं फंक्शन कॉल को, ठीक है, अगर अभी तक नहीं पता तो अभी देख। फंक्शन को इन्वोक करने का मतलब है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं जाओ काम करो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आ जाए, आपने कहा स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0, और मसला ये कि ये तो इसका लोकल वेरिएबल है ना, तो इसको हमने कहीं पे देखना तो है, कल को जाके मेरे से पूछेंगे कि भाई वो उसकी वैल्यू भी मुझे बताओ, तो वो एक हमने एक फेक सा काम किया है कि अगर मैं फिबोनाची को कहता हूँ कि मुझे -1 की वैल्यू भेजो, तो बजाय इसके कि वो -1 का फिबोनाची कैलकुलेट करे, विच मेक्स नो सेंस, उस वक्त मुझे सिर्फ काउंट की वैल्यू वापस भेज देता है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ अ हैक कि वो लोकल वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं इससे वापस मांगना चाहता हूँ तो कैसे मांगूंगा, लोकल वेरिएबल है ना, बाहर से तो मैं नहीं देख सकता, ठीक है। मेन से अगर मैंने देखना है कि भाई वो काउंट की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे आउटपुट भी कर सकता था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गन बनता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि फिबोनाची ऑफ -1 मुझे भेजो, तो इसका मतलब है कि मुझे काउंट भेजो, मुझे फिबोनाची में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि -1 फिबोनाची का -1 का फिबोनाची नहीं होता, ठीक है, बात समझ आई। तो ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन बहरहाल सिर्फ वैल्यू देखने के लिए हमने यहाँ पे काम किया, ठीक, ओके। अच्छा, इसको ये एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ से करेंगे, फिबोनाची ऑफ 1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और मुझे आखिर में टोटल काउंट किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, फिब ऑफ -1 जब कॉल करता है, फिब ऑफ 1 से हमारे पास फिबोनाची ऑफ 1 मुझे वापस भेजा जाएगा, मैं उसको यूज नहीं कर रहा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्चुअल वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अगर होता तो मैं वो भी आउटपुट कर लेता, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ तक सही है। और फिर मैंने यहाँ पे देखा कि इसको कितनी दफा वैल्यू को इस फंक्शन को कॉल कितनी दफा किया गया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे, नजर आ रहा है जी सबको, तो देखें फिबोनाची ऑफ 1 कितनी दफा कॉल किया गया है, एक दफा। क्यों? क्योंकि आपने फिब ऑफ 1 कॉल किया, n is less than or equal to 1, काउंट 1 हो गया और बात खत्म, ठीक। अब फिब ऑफ लेट्स से 3 को कॉल करते हैं, तो 3 क्या करता है, फिब ऑफ माना क्या है यार, फिब ऑफ 3 पे जब आप जाते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है, तो वो किसको कॉल करता है, फिब ऑफ 2 को कॉल करता है, फिब ऑफ 1 को कॉल करता है। फिब ऑफ 2 को जब कॉल जाती है तो वो फिब ऑफ 1 को कॉल करता है, फिब ऑफ 0 को कॉल करता है। तो दो ये हो गए, एक पीछे वाला जो फिब ऑफ 2 कॉल किया गया है, एक फिब ऑफ 1 हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, 3-4 हो गए, पता नहीं जितने भी हो गए, अभी देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स 5। हाँ, एक दफा मैंने बाहर से कॉल भिजवाई थी, एक मैंने कॉल भिजवाई थी फिब ऑफ 3 के लिए, उसने फिब ऑफ 2 को कॉल भिजवाया, तो ये 2 हो गए, उसने आगे 2 कॉल्स और भिजवाई, ये 4 हो गए, और फिर एक अलग से फिब ऑफ 1 है, तो ये 5 हो गए, ठीक है। इस तरीके से लेट्स से मैं इसको कहता हूँ फिब ऑफ 15, ये वैल्यू देखें, ठीक है। ये आप लोग जाके आगे कहीं एल्गोरिथम्स के कोर्स में देखेंगे कि ये वैल्यू अचानक इतनी एक्सप्लोड क्यों करी। थोड़ा बहुत हमने पहले भी बात की थी कि फिब ऑफ 3 को जब आप कॉल करते हैं तो वो फिब ऑफ 2 को करता है, फिब ऑफ 4 को कॉल करते हैं तो वो 3 को दोबारा कॉल करता है, फिब ऑफ 2 को भी दोबारा कॉल करता है, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। फिब ऑफ 5 को जब आप कॉल करते हैं तो वो 4 को भी कॉल करता है और 3 को भी कॉल करते हैं, तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, फिर वो 3 2 को भी कॉल करता है और 2 जो है वो 1 को कॉल करता है, और इधर भी 1 है और इधर भी 1 है जी। फिब ऑफ 15 कोई काम नहीं लेता, पाइथन के पीछे अगर बात करते हैं तो ये रहे। उससे पहले प्रोग्राम क्रैश या वाकई सही कह रहे हो यार, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। लेट्स से फिब ऑफ 20, तो फिब ऑफ 20 इज 21,000, ठीक है, 15 से 20। अभी देखिए 20 से 21 पे कितना फर्क आता है, एक सिर्फ ऐड कर, क्योंकि मसला क्या है कि फिब ऑफ 21 ने फिब ऑफ 20 वाला सारा काम तो करना ही करना है, उसके साथ फिब ऑफ 19 वाला सारा काम भी कर रहा है, ठीक है, जो कि फिब ऑफ 20 ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो इसका इलाज फिलहाल हम नहीं कर रहे, इलाज आप कहीं और जाके देखेंगे। एनीवे, हम मसले को नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ ये देख रहे थे कि फंक्शन के हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या है, दैट परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट इन्वोकेशंस। तो ये काम आप बहुत तरीकों से कर सकते थे, लेकिन स्टैटिक इज अ वेरी क्लीन सोल्यूशन, ठीक है। एक वेरिएबल है विच परसिस्ट द वैल्यू, बस बात खत्म होगी। आप इसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल बनाएं और पॉइंटर पास करें और इधर से उधर भेजें और उधर से उधर भेजें, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन दिस इज वेरी क्लीन। However, it's not a very good idea. Why is this not a good idea? Because now you have one invocation of the function and another invocation of the function, और ये दोनों एक चीज आपस में शेयर कर रहे हैं, which breaks the abstraction.
इसको भी वही काउंट की वैल्यू नजर आ रही है जो इसको नजर आ रही है। अगर ये चेंज करेगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, तो उसकी इंटरनल वर्किंग को अब आप छेड़खानी कर रहे हैं उसके साथ। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। दैट फॉर अ क्लास दैट इज अ गुड आइडिया, दैट इज फाइन, लेकिन फंक्शन के अंदर स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर अ बैड आइडिया। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलेंगे। C++ की जो बुरी आदतें हैं ना, उसको पहचानने का तरीका ये है कि ये देखें कि C++ के बाद जो अच्छी लैंग्वेजेस आई हैं उन्होंने वो अडॉप्ट की हैं कि नहीं की। ठीक है, आसान तरीका ये C++ की। अक्सर मुझसे कुछ लोग, अक्सर नहीं, आप लोग इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसका आसान इलाज ये कि देखें आगे की लैंग्वेजेस में कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। जो नहीं है इसका मतलब है वो प्रोग्रामर्स ने बाद में डिसाइड किया कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया बट यू नीड टू नो दिस। ठीक है, अच्छा आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि अब काउंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इधर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, इधर चेंज करता हूँ तो इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो आपके फंक्शन की इनपुट्स और आउटपुट्स के अलावा कोई चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, विच ब्रेक्स द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, राइट। तो ये हो गया आपके पास स्टैटिक एक चीज़। ठीक है, यहाँ तक बात स्टैटिक की ख़त्म हो गई है। हमने क्या चीज़ें देखी हैं? स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक फंक्शंस और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स, टू फंक्शंस। तो स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं? जो कि क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं, किसी खास इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। इस तरीके से स्टैटिक मेथड्स आर एसोसिएटेड विद द क्लास, उनको आप क्लास के जरिए से कॉल भिजवाते हैं, इंस्टेंस के साथ वो जरूरी नहीं कि एसोसिएटेड। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स are those local variables to a function which persist their values between different invocations। सही हो गया? ये हो गया स्टैटिक। ये अगेन आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जॉब इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जब आपसे कहें ना कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है तो पहले उससे पूछेंगे स्टैटिक मेंबर फील्ड की बात कर रहे हैं या स्टैटिक लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, या आप बड़े अकलमंद नजर आएंगे इसके बाद। फिर उसके बाद उसको जब हायर हो जाएं और कहीं पे आप जॉब इंटरव्यू पे आ जाएं तो फिर उसको कहें कि ये फजूल सवाल मत पूछो करो। अच्छा जी, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू में बताया था कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो कि आप लोगों का अभी तक दिमाग काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और मेरा भी आप लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिया है। तो वी हैव स्टफ विच इज़ पब्लिक। सो पब्लिक स्टफ इज़ द स्टफ विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड दी इंस्टेंसेस, आउटसाइड द क्लास आपको वो एक्सेसिबल होता है। ठीक है, वो चीज़ें पब्लिक कहलाती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास केस स्टडी है, मैं केस स्टडी से बात शुरू करूंगा और उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं। केस स्टडी हमारे पास ये है कि लेट्स से वी हैव एन एम्प्लॉई, क्लास एम्प्लॉई है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास एक पे रेट है। ठीक है, कि लेट्स से डॉलर्स में इसको पर आवर कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, वेज कितनी है इसकी। ठीक है, तो पर आवर जितने मिलते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं तो डेली वेज निकल आती है। ठीक है, अब वो अगेन वो लेबर लॉज है हमारे पास, वो ये कह रहे हैं कि आप पे रेट को एक खास वैल्यू से कम नहीं सेट कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए तरीक़ाकार हमारे पास क्या है कि हम अगेन पूरे प्रोग्राम में ये इंश्योर करें कि कहीं पे भी हमने इसको 14 से कम वैल्यू नहीं दी। दैट्स वन थिंग। सही है ना, समझदार है। हम इंश्योर करें भाई हमने इसको छोटी वैल्यू कहीं नहीं दी, बस मसला खत्म हो गया। लेकिन ये तो खुद अपनी जगह पे बड़ा मसला है, पूरी क्लास में हम ढूंढते फिरेंगे इसको, कि पूरे क्लास से मुरादी कि पूरे के पूरे आप अपने सारे प्रोग्राम में ढूंढते फिरेंगे। अगर बाहर से लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं इसका मतलब है कि सारे लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जिसका कि मतलब है कि इसको सारे लोग अगर चेंज कर सकते हैं तो आपको सारी की सारी दुनिया को जाके देखना पड़ेगा कि कहीं इसको किसी ने 13 वैल्यू तो नहीं दे दी। जब तक आप अपनी पूरी कोड बेस को छान नहीं मारेंगे तब तक आपको ये गारंटी नहीं मिलेगी कि इसकी वैल्यू तो कहीं किसी ने चेंज नहीं की। बात को जरा तवज्जो से सुने, ये कॉन्सेप्ट जो है आमतौर पर गलत पढ़ाया जाता है। अगर पहले से किसी ने पढ़ा हुआ है तो इसको दोबारा देखें, ये कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये मैंने कल भी आप लोगों के जो लैब के इंस्ट्रक्टर उनके साथ तफसीली डिस्कशन इसके ऊपर की है और उसको भी मैंने ये बताया कि इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वो लफ्ज़ गलत है। तो अगर पहले किसी ने पढ़ा है तो तवज्जो यहाँ रखें और इसको सही तरीके से देखें। ठीक है, आपके पास ये क्लास है, हमने क्लास बनाई क्यों थी शुरू में, मुझे ये बताएं पहले क्यों बनाई थी, क्या मुसीबत हुई थी, सिवाय इसके कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था, मैंने आपको कैसे बनाया काइंड ऑफ। लेकिन व्हाट वाज द पर्पस, द ओवरऑल गोल जिससे मैंने बात शुरू की पहले, उससे पिछली क्लास के शुरू में क्या था। राइट, चलें सब। सो द होल आइडिया इज दैट यू वांट टू एब्स्ट्रैक्ट एवरीथिंग। ठीक है, मेंबर्स और मेथड्स को आप एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि बाहर से लोग उनको हाउ को ना देखें और व्हाट को देखें। ठीक है, अब ये एक हाउ है कि आपका पे रेट जो है दैट शुड नॉट बी लेस देन 14। ठीक है, हम करना ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो पे रेट है बाहर से लोग इसको एक्सेस न कर सकें।
जब वो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकेंगे तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो क्या? और तो भाई किस तरह चेंज करेंगे फिर? पे रेट तो सेट करना है ना, एक बंदे की तनख्वाह कम ज्यादा होगी तो उसको हमने सेट तो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम ये फिर चेक लगा सकते हैं कि आप मुझे कहो, एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन बाहर से एक्सेसिबल होगा, ठीक है, बाहर से नजर आएगा, उसको कॉल भिजवाई जाएगी, आप उसको कहेंगे कि पे रेट सेट कर दो 15 पे, वो देखेगा 15 14 से ज्यादा है, हाँ जी मैं पे रेट सेट कर देता हूं। अगर आपने उसको 11 भिजवा दिया तो चूंकि फंक्शन के अंदर अब लॉजिक हो सकती है तो फंक्शन चेक करेगा, अगर आपने उसको 11 भिजवा दी जो कि 14 से कम है तो वो आपको एरर दे देगा कि मैं नहीं करता। फर्क समझ आए दोनों बातों का? अगर पे रेट आपके पास पब्लिकली विजिबल वेरिएबल होता तो वेरिएबल को आप इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। फंक्शन के अंदर लॉजिक आ सकती है, वो ये चेक कर सकता है कि अगर इसके अंदर ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो मैं इस अपने हिडन वाली वेरिएबल को सेट कर दूंगा, वरना मैं एरर दे दूंगा जिस बंदे ने मुझे कहा है कि ये काम करो। ठीक है, जिस तरह आपके पास कोई एम्प्लॉई है, आप उसको कहते हैं कि जाओ और जाके मेरे लिए चाय ले आओ, तो वो कहते हैं हाँ जी चाय वाला काम ठीक है मैं इसके लिए ले आता हूँ, वो जाके ले आएगा आपके लिए। आप उसको कहते हैं कि नहीं जाओ कि डायरेक्टर की जो दराज है उसके अंदर से मेरा जो पर्सनल फाइल है उसके में जो मेरे बारे में बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी ले आओ, तो वो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो नाउ देयर इज समबडी हु कैन मेक द डिसीजन। अगर वेरिएबल होता डायरेक्ट आप जाके एक्सेस कर सकते हो तो आप वहां से चीज निकाल लेते। बात समझ आ रही है जी? तो अब हमने क्या काम किया है कि ये जो पे रेट है हमारे पास इसको हमने छुपा दिया। ये छुपाने वाला काम आप लोग ऑलरेडी पिछली असाइनमेंट में कर चुके हैं। वो किस तरीके से है कि आप उसको पब्लिक ना करें, वो चीज बाय डिफॉल्ट छुप जाती है। ठीक है, लफ्ज में नहीं, प्राइवेट नहीं रहती, तो छुप जाती है। तो इस वजह से आपके पास जो प्रॉपर तरीका है किसी भी ऐसी चीज को एक्सेस करने का जिसकी वैल्यूज के ऊपर आपने कोई कंस्ट्रेंट्स लगाने हो, गौर से सुने, अच्छा अल्फाज को सुने। अगर आपके पास कोई ऐसा मेंबर है जिसकी वैल्यू के अपने कोई कंस्ट्रेंट्स हैं कि को आप ये वैल्यू दे सकते हैं, ये वैल्यू नहीं दे सकते, तो उसका तरीका ये होता है कि उसको छुपा दें और उसको एक्सेस करें फंक्शंस के जरिए से। तो फंक्शंस के अंदर फिर आपके पास अब लॉजिक आ सकती है कि भाई इस वैल्यू को मैंने कौन सी वैल्यू, इस मेंबर को मैंने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है और कौन सी वैल्यू असाइन नहीं करनी। ठीक है जी, पे रेट की यहां पे एग्जांपल है, तो नाउ दिस पे रेट इज गोइंग टू बी नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी हिडन। और आपके पास यहां पे एक फंक्शन होगा विच इज गोइंग टू बी वॉइड और आप कहेंगे सेट पे रेट। सर आप पब्लिक नहीं होगा था ये फंक्शन? क्या जी? ये फंक्शन पब्लिक नहीं करता हूं, सॉरी जी। आप वर्ड के लिए सर प्राइवेट क्यों नहीं होगा? और खबर ना, सबर कर जाने यार, आ रहे हैं। ठीक है, करेंगे उसी तरीके से, डिक्लेरेशन करेंगे, नीचे जाके डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आसानी के लिए। आप यहाँ पे कहेंगे कि पे रेट इज इक्वल टू रेट। आप लोगों ने असाइनमेंट में ये काम इस तरीके से किया है, ठीक है, जिसने खुद किया, जिसने नहीं किया उसको तो पता ही नहीं होगा। एनीवे, आपने इस तरीके से किया था, लेकिन ये वाला काम तब यूजफुल होता है, फंक्शन बना के उसको एक्सेस देना तब यूजफुल होता है जब आप इसके ऊपर एक चेक लगा सके कि इफ रेट इज ग्रेटर देन 14 तो फिर ये काम करो, वरना कोई एरर शो कर दो। ठीक है, सर यहाँ पे तो ये चेंज नहीं हो रही, पे रेट हम खुद चेंज कर रहे हैं। जी जी, मतलब 14 से अगर अब आप कोई देगा तो वो जो वैल्यू देगा वो पे रेट उससे फिर हम कर लेंगे जो वैल्यू उसने मुझे दी है, अगर वो 14 से ज्यादा है तो मैं मानता हूं, वरना नहीं मानता। नहीं सर, अब शुरू में आपने कहा था ना कि सब में कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते जी जी, तो इस अभी भी तो अभी भी कोई वैल्यू चेंज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट दे फॉलो दिस कंस्ट्रेंट। एज लॉन्ग एज दे सेटिस्फाई दिस कंस्ट्रेंट ऑफ बीइंग मोर देन 14 देन इट्स फाइन। अभी भी कोई भी बाहर से चेंज कर सकता है, एक्सेप्ट 14 नहीं कर सकता, वो उसको 14 एंड लेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो वो एक कंस्ट्रेंट जो है, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? आप कैंपस आपने सेट करना है तो कैंपस के अंदर आप क्या करते हैं कि भाई कैंपस आप डायरेक्ट नहीं सेट कर सकते, यही 5 वैल्यूज हैं, इन 5 में से कोई एक वैल्यू है तो ठीक है, वरना नहीं सेट कर सकते। ठीक हो गया जी? और सर वो फंक्शन के थ्रू करेगा ना सेट, मतलब वो एग्जैक्टली, क्योंकि अगर डायरेक्ट वेरिएबल है तो वो तो इक्वल टू करके उसको कोई भी वैल्यू डाल देगा, उसको आप फिर नहीं रोक सकते। लॉजिक में लगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? इस तरीके से जब आप इसको गेट करना चाहते हैं तो गेट भी आप लोगों ने सीधे तरीके से रिटर्न कर दिया था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू कौन मांग रहा है। जो मांग रहा है अगर उसको मैंने वैल्यू दिखानी है तो फिर मैं दिखा दूं। अगर मैं लॉग इन हूं और मैं अपना पे रेट मांग रहा हूं तो मुझे दिखा देगा, लेकिन मैं अगर किसी और बंदे का पे रेट पूछ रहा हूं तो वो मुझे नहीं दिखाएगा। तो जैसे सेट के ऊपर आप लॉजिक लगा सकते हैं, वैसे ही गेट के ऊपर भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास, और सुने, ऐसा कोई वेरिएबल हो जो कि आपके मेंबर हो, फील्ड हो जो कि हिडन हो और आप उसको गेट और सेट के फंक्शन से एक्सेस कर रहे हो, तो इन फंक्शंस को कहा जाता है गेटर्स एंड सेटर्स। फ्री गेट का वर्ड आप कर रहे आप लोगों ने असाइनमेंट में किया, ठीक है,
आप लोग बड़े अक्लमंद हैं, मैं आप लोगों को आगे आगे की असाइनमेंट दे रहा हूँ और आप लोग किए जा रहे हैं, अच्छी बात है। राइट, सो हाँ असाइनमेंट पे एक बात याद है, तो चलिए आप बाद में बताता हूँ। सो दीज आर कॉल्ड गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई थी। गेटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स समथिंग दैट गेट्स, तो गेटर एंड सेटर, ठीक है, ये मैं नहीं बना रहा अपने आप से, ये ऐसी है, ये नाम है इनका, ठीक है। इन फंक्शंस को कहा जाता है गेटर्स एंड सेटर्स। तो अ गेटर फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच गेट्स द वैल्यू फॉर यू एंड अ सेटर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट सेट्स द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट मेंबर फॉर यू, ठीक है, अ हिडन मेंबर फॉर यू, ठीक है, सही ये है। सेटर है और गेटर भी हम क्लास के अंदर ही बना सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि अगर क्लास के बाहर है और वो चीज वो हिडन है तो फिर तो बाहर से एक्सेसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से गेटर सेटर को अंदर होना चाहिए क्योंकि इनको नजर आ रही है और ये फिर किसी लॉजिक की बुनियाद पे सेट करते हैं, किसी लॉजिक की बुनियाद पे गेट करते हैं, ठीक हो गया। ये गेट भी कर रहा है जी, तो गेटर सेटर जब पढ़ते हैं ना उसमें मसला ये होता है कि भाई सीधे तरीके से इंसानों की तरह वेरिएबल है उसको क्यों नहीं एक्सेस करते हो, पहले छुपा दिए फिर उसके बाद उसके ऊपर गेटर सेटर लगा रहे हो, जो कि असाइनमेंट में किया है आप लोगों ने। तो उस वक्त यही सवाल आता है कि भाई ज़रूरत क्या है इसकी, मतलब ये आखिरी हरकत क्यों की है, ठीक है। तो वो हरकत इस वजह से की है कि नाउ यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंस्ट्रेंट्स, सही हो गया। और कंस्ट्रेंट्स भी सारे के सारे एब्स्ट्रैक्टेड हैं, क्लास के अंदर ही बंद है। कल को मैं उसको कहूंगा इसका पे रेट 12 कर दो, वो कहेगा नहीं करता। मुझे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कंस्ट्रेंट है कि नहीं है, जिस बंदे ने वो क्लास लिखी है वो जाने उसके कंस्ट्रेंट जाने। एब्स्ट्रैक्शन सारी की सारी आपकी बड़ी अच्छी किस्म की एब्स्ट्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। तो ये गेटर सेटर उन चीज़ों में से शामिल हैं, ऊप के कॉन्सेप्ट्स में से, जो कि हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, इनके बगैर आपका कोई काम भी नहीं चलेगा। आमतौर पर तरीका ये है कि आप मेंबर जो वेरिएबल्स होते हैं अगर उनका और कोई काम नहीं भी है ना, अगर वो सेंसिटिव नहीं भी हैं, उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं भी हैं, तब भी आप उनको हिडन रखते हैं और गेटर सेटर के जरिए से एक्सेस करते हैं उनको। इनफैक्ट आपके पास जो आईडीज हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस की, उनमें अक्सर के पास ये सपोर्ट मौजूद है। आप किसी भी वेरिएबल को राइट क्लिक करें, उसको कहें इसके गेटर सेटर जनरेट कर दो मेरे लिए, वो उठा करके खुद जनरेट कर देगा आपके लिए। इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है काम है, समझ आ गई बात की। तो ये देखें, ये जो इस किस्म के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आगे और भी कुछ आएंगे कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने भी इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया गेटर सेटर के बगैर तुक्के मार रहे हैं इधर उधर के, तो हालात फिर ख़राब होंगे, सही है जी। तो अच्छी प्रैक्टिस इसके साथ काम करें। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा जी, ये एग्जांपल है, इसको देख लें यहाँ पे। राइट, सो वी हैव एन एम्प्लॉई और इसका पे रेट हिडन है क्योंकि पब्लिक के अंदर नहीं है, तो बस हिडन है। पब्लिक के अंदर हमारे पास एक ये फंक्शन है सेट पे रेट, जो कि आपसे एक पे रेट लेता है। अगर पे रेट ग्रेटर देन 14 है तो फिर दिस पे रेट को सेट कर देता है उस पे रेट पे। ये याद है सबको जी, क्लियर है? यस सर। मसला जी सर आपने लास्ट टाइम जो किया था उसमें बाहर नहीं किया सर? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। हमने बाहर से एक्सेस किया था, बिल्कुल उसको भी पब्लिक कर लिया, एक्सेस कर लिया, करना चाहिए नहीं, इट्स लीगल, रेयरली यूज्ड, ये वाला काम कॉमन है, ठीक हो गया। सेट पे रेट, गेट पे रेट, यहाँ पे गेट पे रेट आपको सिंपली रिटर्न कर रहा है उसके साथ हमारे सर पास। मतलब कि क्वेश्चन ये था कि गेटर सेटर हमने इस क्लास के अंदर करने हैं। अभी जो सवाल पूछे ना इन्होंने ये सवाल पूछा है कि भाई हमने उसके बगैर भी किया था, तो बगैर कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पे रेट को एक्सेस कर लें, लेकिन फिर आप कंस्ट्रेंट नहीं सेट वो कर सकते, एनफोर्स कर सकते। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट एनफोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये दिस क्या होता है? दिस आपको करंट इंस्टेंस का वो देता है, तो ये आपके पास पता चला कि पे रेट जो है मेंबर को आप सेट कर रहे हैं इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू पे, ओके। अच्छा जी, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। राइट, सो वी हैव एन एम्प्लॉई ए, इसका मैं पे रेट सेट करता हूँ पहले 15 के ऊपर, क्योंकि इनिशियली गार्बेज वैल्यू की मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, कंस्ट्रक्टर लिखना चाहिए था। इनिशियल पे रेट को मुझे लेट से 14 रख देना चाहिए था, लेकिन बाहर मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने इसको 15 सेट कर दिया। फिर इसके बाद मैं गेट पे रेट को आउटपुट करता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 11 को करूँ, ठीक है, 11 सेट करने की कोशिश करूँ, फिर पे रेट को आउटपुट करूँ, और फिर 20 करके पे रेट को आउटपुट करता हूँ। सर वो भी आपने क्या कहा कि मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। वो पॉइंट ये है कि इस पे रेट को पब्लिक कर दें तो हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करना चाहिए नहीं, इट्स लीगल बट इट्स बैड प्रैक्टिस, प्लस यू कैन नॉट एनफोर्स इन कंस्ट्रेंट्स। सर इसलिए पब्लिक ना करें क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी वैल्यू जी, अगर देखिए कोई भी, मैंने अगर इसको वो किया होता ना तो मैं यहाँ पे आके a डॉट पे रेट इज इक्वल टू 10 कर देता, हो जाता, ठीक है, वो हम नहीं चाहते। इसलिए उसे हिडन राइट, ओके, गलत हो गया, सॉरी, 13-b, ओके। देखें 15 मैंने सेट किया, बिल्कुल हो गया, ठीक है, मेरा कोड 15 मैंने सेट किया तो 15 हो गया। 11 जब मैंने सेट करने की कोशिश की तो ये कहाँ पे गया, सेट पे रेट में, इसने ये चेक किया, नहीं हुआ तो सी आउट कर दिया, पे रेट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और सेट भी नहीं किया। कैसे सेट नहीं किया, हमें कैसे पता चला कि इसने सेट नहीं किया, तो देखें उसके बाद जब हम कर रहे हैं तो वही 15 का 15 ही है, ठीक है। 11 की जो मैंने कॉल भिजवाई थी उसके अंदर सी आउट हो गया कि मैंने नहीं करना, और फिर उसके बाद वैल्यू वही रहेगी क्योंकि चेंज मैंने नहीं की, ठीक है। अब आपने वो कंस्ट्रेंट एनफोर्स कर दिया है, चूंकि वो चीज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। कैसे एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ जाएं और इसको जाके करने की बेशक कोशिश कर लें आप, तो ये आपको
ये गलत बात करेगा, इस वजह से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको कह रहा है कि आप बाहर से नहीं कर सकते, एरर नजर आया ना, देख लें यार, फिर कहेंगे कि वो ये कह रहा है, प्राइवेट ठीक है। तो ये आपको करने नहीं देगा, एटलीस्ट दैट्स एन एरर, सही है। अच्छा ये बात समझ आ गई जी कि हमने गेटर सेटर के जरिए से कंस्ट्रेंट्स हम एनफोर्स कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर, मेंबर के ऊपर, फील्ड के ऊपर, जो भी आप उसको कहना चाहें। यहाँ तक सही है, ठीक है, अरे ठीक हो गया, ओके। अच्छा अब एक काम और करते हैं कि लेट्स से वी हैव ए फैकल्टी मेंबर विच इज आल्सो एन एम्प्लॉई। तो ये मैंने इनहेरिट कर लिया, यहाँ पे ये इनहेरिटेंस याद है जी, क्लास फैकल्टी मेंबर, और इसको मैंने क्या कर दिया, इनहेरिट कर लिया एम्प्लॉई से। इसके अंदर मैं पे रेट सेट करना चाह रहा हूँ। इसका पे रेट सेट करने का जो मतलब है वो ये है कि फैकल्टी के उसूल ये है कि फैकल्टी का पे रेट 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। आम एम्प्लॉय की तो बात है कि 14 से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन फैकल्टी की जो रूल है, कंस्ट्रेंट है, वो क्या है, 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैंने सिंपली सेट पे रेट को ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड याद है कि आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर कोई फंक्शन हो और उसको आप चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन कर दें उसी सारे के सारे प्रोटोटाइप के साथ, ठीक है जी। सर फिर चाइल्ड वाला यूज होता है। फिर ये इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब ये इस्तेमाल होगा तो इसके अंदर कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है, 25 वाला, ठीक है जी जी। अच्छा ठीक है, तो देखें यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये हमने तवज्जो रखें अभी, फिर इसके बाद अभी मैं आप लोगों के मतलब की बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। ये आपने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपने इसमें आपने ये वाली लॉजिक लगा दी, ओवरराइड हो गया है। अब यहाँ पे जाते हैं और जाके हम एक फैकल्टी मेंबर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो फैकल्टी मेंबर एफ, और इसका पे रेट मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ 20 पे, ठीक है। तो उसूलन क्या होना चाहिए कि वो उस फंक्शन को कॉल भिजवाई जाए और चेक किया जाए कि 25 से कम है कि नहीं है, ये है ना। तो इसको कहाँ आ जाना चाहिए, एल्स के अंदर आ जाना चाहिए, और बात खत्म। यहां तक सही है जी। अच्छा ये देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शुरू से जाएं एरर के ऊपर। एरर्स का जरा याद रखें, C++ के एरर्स बड़े मनहूस किस्म के होते हैं। तो जब ये एरर आपको देगा ना, तो पहले एरर को जाके देखेंगे। नीचे से अगर देखना शुरू करेंगे तो बात गलत होगी। पाइथन में आपको बताया था नीचे से देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे पहले एरर को जाके पकड़ेंगे। हो सकता है वो आप सही करते तो नीचे वाले खुद ही गायब हो जाए। अक्सर ये आपको एरर देगा 6259 एरर्स, और होगा क्या कि ऊपर एक सेमीकोलन मिसिंग होगा, ठीक है। तो पहले एरर को जाके देखें, उसको रिजॉल्व करें। बाकी सारे एरर्स अक्सर उसी की वजह से इसको फिर समझ नहीं आती। वो एक दफा जब कंफ्यूज हो जाता है ना कि ये सेमीकोलन यहाँ पे नहीं है, तो ये शायद फंक्शन है, अब वो फंक्शन नहीं, वो कुछ और है। अगर ये फंक्शन है तो ये ब्रैकेट्स ये चीजें, वो एक पूरे अचार बना देता है और फिर आपको यहाँ पे सारा वो डंप कर देता है। तो पहले वाले एरर को, तो यहाँ पे पहला वाला एरर क्या कह रहा है, सिंपली आपको कह रहा है कि पे रेट इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। दिस पे रेट, और ये चीज क्या बता रहा है, ये वाली फाइल है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली लाइन नंबर है और ये वाला कॉलम नंबर है। तो लाइन नंबर 29 पे जाएं, ठीक है। लाइन नंबर 29 की तरह जी ये रही। वो आपको कह रहा है कि ये चीज जो आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सेस नहीं की जा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको बता रहा है कि दिस इज ए प्राइवेट मेंबर। तो जब आपने किसी चीज को नहीं लिखा कि ये पब्लिक है, तो बाय डिफॉल्ट, जिसके लिए मैं लफ्ज अभी तक हिडन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इट बिकम्स प्राइवेट। सही हो गया, प्राइवेट हो जाती है। तो सर ऊपर वाले गेटर सेटर से तो हम कर सकते थे, ऊपर वाले से कर सकते हैं, लेकिन उसको तो कॉल ही नहीं की जा रही। कॉल किसको की जा रही है, फैकल्टी वाले को, ठीक है। जरा सुने, जरा तवज्जो से थोड़ा सा सुने। यहां पे ये जो चीज आपके पास है, ये वाली जो चीज, ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन किस क्लास का है, फैकल्टी का, ठीक है। इसका क्या नाम है, फैकल्टी मेंबर, ठीक है। ये है फैकल्टी मेंबर का। और हमने कहा था कि जो आपके पास क्लास ऊपर आपने बनाई है, जो चीजें उसकी हिडन है, वो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। तो फैकल्टी मेंबर क्लास का बाहर है, इसने उसे इनहेरिट किया हुआ है, लेकिन है ये क्लास का बाहर। वो हिडन चीजें नहीं है। वो हिडन चीजें, तो वो हिडन चीजें, अब हिडन की दो डेफिनेशंस है, असल में मसला ये है, हिडन की दो डेफिनेशंस हैं। एक वो चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास को नजर आएंगी, बस जिसने इसे इनहेरिट किया उसको भी नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप किसी चीज को पब्लिक नहीं करते तो दैट बिकम्स प्राइवेट। तो अगर आप यहां पे आ जाए और यहां पे आके प्राइवेट लिख दें तो इट मेक्स जीरो डिफरेंस, क्योंकि वो चीज पहले से ही प्राइवेट थी, आपने भी कह दिया कि प्राइवेट है, मेक्स जीरो डिफरेंस। एरर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पे रेट इज प्राइवेट। अब आपको नजर भी आ गया। तो हिडन के दो तरीके हैं, नंबर एक प्राइवेट होना, नंबर दो कि प्राइवेट का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, एंड दैट इज इट, एक्सेप्ट वन केस, उसको बाद में देंगे, ठीक है। इस क्लास के अंदर सिर्फ एक्सेसिबल है, इसने उसको इनहेरिट किया है, लेकिन इनहेरिट करने से ये मतलब नहीं होता कि ये इसको लेगा। तो मिसाल के तौर पे आपके अम्मी का वॉलेट है, ये मतलब नहीं है कि जाके उससे पैसे निकालना शुरू कर दें, ठीक है। तो दैट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी।
although you've inherited, not yet. You get the idea, right? तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि nobody outside the class. सही है? हम करना क्या चाहते हैं कि नहीं यार, ये पे रेट जिसने इसको इनहेरिट किया उसको तो छोड़ो ना, उसने इसके ऊपर काम करना है. बात समझ आइए? इतना हिडन नहीं करना कि सिर्फ इसी को एक्सेसिबल हो, इतना करना है कि कम से कम जो इसको इनहेरिट करता है वो इसको इस्तेमाल कर सके. तो इट्स स्टिल गोइंग टू बी हिडन, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी हिडन फ्रॉम द चिल्ड्रन. सही है? जो चीजें इसे इनहेरिट करेंगी और वो आगे जो उसे इनहेरिट करेंगी, वो सारे के सारों को ये चीज एक्सेसिबल होगी. तो इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दैट इज प्रोटेक्टेड. तो इट्स स्टिल हिडन. पे रेट इज स्टिल हिडन. ठीक है? हिडन की दो किस्में होगी, एक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड. प्राइवेट का मतलब है दिस क्लास ओनली, प्रोटेक्टेड का मतलब है दिस क्लास एंड द चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन, 7 नस्लों तक. इंस्टेंसेस नहीं सर जितने भी इंस्टेंस की ही बात है. नहीं सर, Everything. इंस्टेंस में तो फिर मतलब कोई भी एक्सेस कर लेगा और चेंज कर इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास. ठीक है? इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास ओनली, नॉट ऑल द अदर इंस्टेंसेस. ठीक है? दोबारा सुने. अगर आपने पब्लिक नहीं किया किसी चीज को तो दैट इज हिडन, एंड नाउ वी स्पेसिफिकली नो दैट इट इज प्राइवेट. तो बात आप लोग सही कर रहे थे. हाउएवर वी डोंट ऑलवेज वांट थिंग्स टू बी प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट मीन्स जस्ट दिस क्लास, नोबडी एल्स. समटाइम्स वी वांट टू मेक दिस प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड मीन्स दिस क्लास एंड ऑल द चिल्ड्रन एज वेल. ठीक हो गया? असाइनमेंट प्राइवेट दैट्स फाइन. अभी असाइनमेंट दे देता हूँ आप लोगों को. प्राइवेट गलत नहीं है तो इस वजह से कोई इशू नहीं है उसके अंदर, लेकिन और वैसे उसूलन आपको लिखना भी चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन अगले को ना आए. ठीक है? तो लिखा तो चलिए मसले में जी नहीं, आमतौर पे लिखते हैं, आपको लिखना चाहिए ताकि अगले को पता चले कि आपके जहन में क्लियर था कि मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड नहीं कर रहा. ठीक हो गया? सही है? दोबारा देखें जी. सर मतलब बोलो. प्राइवेट लिखना चाहिए. प्राइवेट लिखना चाहिए. जी जी लिखना चाहिए. ठीक है? ओके. अभी देखें यहाँ पे जाके, अब पे रेट क्या है? प्रोटेक्टेड है. एंड दैट मीन्स कि इस क्लास को, जो एम्प्लॉय की क्लास है उसको भी एक्सेसिबल है और फैकल्टी मेंबर को भी एक्सेसिबल है. ठीक हो गया? अब दोनों को एक्सेसिबल है. तो अब यहाँ पे दिस पे रेट इज नो लॉन्गर प्राइवेट. तो अब हम इसको जो भी करना चाहें इसके साथ हम काम कर सकते हैं. ग्रेट. राइट. वो एरर यहाँ पे आ रहा है वैसे बेसिकली, लाइन 42 पे आ रहा है. देखें 42 लाइन उसने बताई आपको. हाँ गुड. अच्छा चलें, ये देख भी लिया आपने. पे रेट इज ए प्रोटेक्टेड मेंबर. तो ये जो इसको मैं मेन से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, मेन से काम नहीं कर रहा था. ठीक है? ये देखें, ये मेन पे इसने मुझे एरर दिया था लाइन 42 पे, जिसको मैंने फिर कमेंट आउट किया तो ठीक हो गया. तो इट्स स्टिल हिडन, बट इट्स नो लॉन्गर हिडन फ्रॉम द चिल्ड्रन. ठीक है? तो घर में अगर मर्तबान के अंदर पैसे रखे हुए ना तो दैट्स एक्सेसिबल. वो आप आई डोंट नो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, किराए के लिए रखे हुए. ठीक है? जिससे आप जाके बचपन में बिस्किट और आजकल पता नहीं क्या करते हैं. सही है? ओके. सो नाउ यू कैन सेट, यू कैन ट्राई टू सेट द पे रेट टू 15. किधर? ये तो एम्प्लॉई है. यू कैन ट्राई टू सेट द पे रेट टू 20. सो this is not acceptable. You can try to set it to 11. You can try to set it to 19 and so on. ठीक है? तो 20 is not acceptable. इसकी गार्बेज वैल्यू दे रहा है. 11 is not acceptable. 19 is not acceptable. कोई सही वैल्यू तो दे देना. जब मैंने 29 दिया है तो फिर उसके बाद ठीक हो गया. ठीक है? इसको भी 39 कर देते थे. बहुत सारी क्यों लगाए यार. राइट. सो 20 is not acceptable, 11 is not acceptable और ठीक है? फर्क कैसे पता चला कि मेथड ओवरराइड वाला कॉल हो रहा है? क्योंकि इवन 20 इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर पेरेंट वाला होता तो वहां पे 20 वाज फाइन, यहां पे 20 इज नो लॉन्गर फाइन. तो हमने क्या काम किया? हमने क्लास बनाई एम्प्लॉय की, उसको इनहेरिट किया हमने फैकल्टी मेंबर से. एम्प्लॉय कहता है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है, जो कि अब हम उसको प्रोटेक्टेड कह सकते हैं, इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू 14 से नीचे मैं नहीं 14 या नीचे मैं नहीं मानता. फैकल्टी मेंबर की क्लास ने उसको ओवरराइड कर दिया. कहते तुम तो 14 मानते हो, मैं 25 भी नहीं मानता. ठीक है? तुम 15 मानते हो, मैं 25 भी नहीं मानता. 26 से बात शुरू होगी. ठीक है? मसला क्या हो गया कि इसके लिए अब पेरेंट इसको सेट करना पड़ रहा है. तो इसको उस पेरेंट क्लास के एक हिडन वेरिएबल का, प्रोटेक्टेड वेरिएबल का एक्सेस चाहिए. तो प्रोटेक्टेड इज फाइन. अगर उसको हमने प्राइवेट किया होता तो देन इट वुड नॉट हैव वर्कड. सही हो गया? गार्बेज वैल्यू इसलिए दे रही क्योंकि उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया पहले. कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना, वो शुरू में कहा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए था, उसको 14 या 25 से इनिशियलाइज करना चाहिए था. वो मैंने चूंकि नहीं किया इसलिए गार्बेज वैल्यू. सही हो गया यहाँ तक जी? ठीक है? तो देखें, हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी हैं. पब्लिक की डेफिनेशन वही है, क्लास के बाहर से सारी दुनिया को एक्सेसिबल है, इसलिए इसको पब्लिक कहते हैं. अगर हिडन है तो उसकी 2 किस्में हैं. नंबर 1 प्राइवेट, नंबर 2 प्रोटेक्टेड. ठीक है जी? प्राइवेट का मतलब है जस्ट दिस क्लास, नोबडी एल्स, नॉट इवन द चिल्ड्रन. प्रोटेक्टेड का मतलब है दिस क्लास एंड द चिल्ड्रन. ठीक हो गया? इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसके अंदर हम नहीं जाना चाह रहे. टिपिकली जो आपके पास चीज़ें इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो ये 3 ही हैं.
ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्राइवेट काफ़ी इस्तेमाल होता है बिकॉज हमने पहले कह दिया कि उसके ऊपर आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। पब्लिक बहुत इस्तेमाल होता है बिकॉज यू नीड एन इंटरफेस, आपने बाहर से उसके साथ बात करनी होती है। प्रोटेक्टेड इस किस्म के रेयर केसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि कोई इस्तेमाल नहीं करता, वैसे लोगों को पढ़ाने का शौक है, वो कहीं पे बता देंगे आपको फिर बाद में। ठीक हो गया, मतलब बात सही होगी। प्राइवेट का क्या उसूल है? जस्ट इन दिस क्लास। प्रोटेक्टेड का उसूल है दिस क्लास एंड द चिल्ड्रन। पब्लिक का मतलब है एवरीबडी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आसान है, कॉन्सेप्ट में इसको बड़ी बात नहीं है, ये 3-4 जुमलों में पूरे हो जाते हैं। मसला ये है कि आपको ये पता हो कि इसको हमने किया क्यों है। ये जो गेटर और सेटर मैंने सेट किया ना, ये हमने किया क्यों है। इसको मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है, मैंने आपको पहले जो बताया कि लोग गलत बताते हैं। ठीक है, वो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये बात करते हैं, सारे नहीं करते लेकिन जो ये बात करते हैं, एग्जाम्पल इसकी दी जाती है क्रेडिट कार्ड की आमतौर पर, कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, वो क्लास के अंदर है एंड यू वांट टू सिक्योर इट, लव सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हमने कहा ना कि इसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिरे से कर ही नहीं सकते। आप जाके वॉलेट में से पैसे निकाल सकते हैं, दैट माइट नॉट बी अ गुड आइडिया, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया मोर एक्यूरेटली, बट यू कैन स्टिल डू इट। तो प्राइवेट चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप ज़बरदस्ती पे आ जाएं तो। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन योर सॉफ्टवेयर, दिस इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन। इंसानों की तरह अगर कोड लिखेंगे तो आपके कोड के अंदर बग्स कम आएंगे। जबरदस्ती प्राइवेट के अंदर घुसेंगे, बिल्कुल चला जाएगा। 14 से आप उसको 2 कर भी देंगे, आपने जानबूझ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली फिर। तो क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि कहते क्या है कि जी प्राइवेट की वजह से वो सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर मिक्योर कोई नहीं होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं बाहर से। इट्स जस्ट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, सो इफ यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। लेकिन उससे होगा ये कि अब आप एक्टिवली कोशिश करके वो डिसीजन ले रहे हैं कि मैंने खामखा प्राइवेट को एक्सेस करना है, एंड दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द एब्स्ट्रैक्शन कॉन्शियसली, जानबूझ के, एंड दैट मीन्स यू आर ईदर अ वेरी गुड प्रोग्रामर और अ वेरी बैड प्रोग्रामर। तो दिस मेकिंग थिंग्स प्राइवेट इज नॉट अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी, ये बात याद रखें अच्छे तरीके से। ठीक है, इसकी किताबों में भी आपको क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल मिलेगी बहुत सारी जगहों पे, और लोग क्रेडिट कार्ड कहते हैं और कहते हैं इससे चीज़ सिक्योर होती है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर सिक्योरिटी, दिस इज फॉर एब्स्ट्रैक्शन, कि कल को पे रेट के ऊपर जो लॉजिक है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आप गलती से कहीं वायलेट ना कर दें। ठीक है, अगर ये चीज़ पब्लिक होती पे रेट, तो आप क्या करते हैं, गलती से कहीं पे आपसे 12 लिख दिया, किसी एक प्रोग्रामर नया आया था, उसको पता नहीं था कि भाई पे रेट इतना नहीं हो सकता, उसने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दी थी। मैं हर चीज़ को 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, उसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दैट वायलेट्स आर बिजनेस रूल्स, हमारी एब्स्ट्रैक्शन खराब हो रही है, इसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ रही है? अगर आपको करने पे आ जाए ना, तो आप प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपके पास ये जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, इनका नाम मैं भी आपको बताता हूँ। दीज आर अ मीन्स फॉर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, ये इस काम के लिए नहीं होते कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो अगर आप कहते हैं क्योंकि सेंसिटिव डाटा पासवर्ड वगैरह उसको मैंने प्राइवेट कर दिया एंड आई एम डन, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, ये बात समझ आएगी? एक बार मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बता दूं। ये जो हमने कहा कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, सर वो थैंक यू, प्राइवेट, ये चूंकि इस बात को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं कि कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है, किसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ने कहा ना प्रोटेक्टेड में ये एक्सेस कर सकता है, ये नहीं एक्सेस कर सकता, पब्लिक में ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, प्राइवेट में ये एक्सेस कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो ये चूंकि उनको मॉडिफाई करते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर्स, के एक्सेस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगेन नॉट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बट इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि कौन सी चीज बंद है डब्बे में, कौन सी चीज बाहर से विजिबल है। ठीक है, इनको कभी कभी एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहा जाता है, स्पेसिफायर्स नहीं, स्पेसिफायर्स। स्पेसिफायर जानते हैं? अभी छोटे में पता चल जाएगा। राइट, सो एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स। मॉडिफाई करना, स्पेसिफाई करना एक ही बात होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है हम मॉडिफाई कर देते हैं या हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा हुआ। ठीक है, इसकी वजह से जो चीज़ आपको अचीव होती है, हमने कहा ना एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट को जो कहा जाता है कि आपके पास ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें बाहर से आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाहते, आप उनको अंदर छुपा दें। कुछ डाटा ऐसा है, जैसा हमारे पास पे रेट है, इसको हमने बाहर की दुनिया से छुपा दिया। जो काम भी हम करना चाहते हैं अंदर अंदर इसके ऊपर करना चाहते हैं, बाहर से सिर्फ फंक्शंस के थ्रू इसको एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग। ठीक है, डाटा हाइडिंग, कि मैंने कुछ डाटा को बाहर वालों से छुपा दिया है। हिडन का लफ्ज मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो हाइडिंग के लिए, अब हाइडिंग कैन बी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, लेकिन डाटा इज हिडन फ्रॉम दी जनरल पब्लिक।
तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डाटा हाइडिंग। सही है। इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें तो आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जिसको आपने एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। जिस तरह आपके पास कैप्सूल होते हैं ना, कैप्सूल के अंदर कोई दवाई होती है, उसके ऊपर एक वो खोल सा चढ़ा होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है? ताकि वो चीज़ बस अंदर ही रहे, ठीक है, उसकी एक किस्म की प्रोटेक्शन के लिए, कि ऐसा ना हो कि वो कहीं पे फैल जाए, ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा डाटा जिसको आप एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं और उसके अंदर अंदर ही उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाहर से उसको एक्सेस आप नहीं करते, तो इस कॉन्सेप्ट को, जो डाटा हाइडिंग का ही कॉन्सेप्ट है, एक ही चीजें दोनों तकरीबन, इसको इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने एक कैप्सूल बनाया, तो जो लफ्ज डब्बा मैं पिछले 1 साल से आप लोगों के सामने कर रहा हूं, उसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज है दैट इज अ कैप्सूल विच इज एसेंशियली अ डब्बा, ठीक है, गोल साइड डब्बा होता है, ठीक है। तो यू हैव दिस कैप्सूल और दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच हाइड्स सम डाटा इनसाइड, तो इसको कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। अगेन ये टर्मिनोलॉजी एक तो ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2, जॉब इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें तकरीबन हर दूसरा सवाल इस किस्म, ये जो पिछले 1-2 वीक्स का हम काम देख रहे हैं ना, इसमें से अक्सर सवाल इसमें से आते हैं, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसके अल्फाज मैंने क्या बोलने हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज एसेंशियली डाटा हाइडिंग। यू हाइड डाटा so that it cannot be accessed from the outside by the general public. That is encapsulation और data hiding. कैसे करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर से करते हैं। पब्लिक प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क है? ये सवाल है, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें आती है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? इनहेरिटेंस। तो ये ठीक है, ये मुख्तलिफ वो कीवर्ड हैं जो कि लोग उन्होंने चूँकि अपने बैचलर्स में पढ़े होते हैं तो वो ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई जी। प्राइवेट में ये जाहिर होता है कि डेटा प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन आपने कहा कि हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ज़बरदस्ती एक्सेस करना चाहिए। एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर तो सिक्योर करने के लिए कुछ और अलग मेथड होते हैं। सिक्योर करने के लिए कुछ और होगा, उसके साथ हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसका और तरीके होते हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक सिरे से है ही नहीं, ठीक है जी। पॉइंटर से भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू राइट 2 or 3 लाइन्स ऑफ कोड, दैट्स इट। सही हो गया जी। अच्छा, एक फाइनल कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको डायरेक्ट कोड से बताता हूँ, ये उन कॉन्सेप्ट्स में से शामिल है जो कि 1 नंबर का फजूल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज तक मैं जिन जॉब इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ, जो मैंने कंडक्ट किए हैं, और मेरे साथ और पैनल बैठा होता है ना, मैंने आज तक कोई जॉब इंटरव्यू टेक्निकल का नहीं देखा जिसमें सवाल ना पूछा हो किसी ने, ठीक है। और 1 नंबर का फजूल सवाल है, सारी ज़िंदगी कभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ बता रहा हूँ ताकि देख लें, आपको पता हो। मैं उसके एक आपको अल्फाज बता देता हूँ, वो रट्टा लगा के चले जाए किसी भी जॉब इंटरव्यू में, जैसे वो मुझे बड़ा करके बोल देंगे बस, ठीक है। इस्तेमाल नहीं होता, फजूल कॉन्सेप्ट है, राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू हैव सम फंक्शन विच, ये आपके पास एक क्लास है एम्प्लॉय की, ठीक है। हमने कहा ना कि भाई पे रेट हमने नहीं सेट करवाना। एक गवर्नमेंट का लेट से कोई ऑडिटर है, वो कहता है कि जी पे रेट मुझे डायरेक्ट एक्सेस आप छोड़ेंगे, तो आपने कहा कि आप एक फंक्शन कोई बनाएं, लेट्स से दिस इज द फंक्शन, ठीक है, जो कि आपसे क्लास का कोई इंस्टेंस लेगा और ये जबरदस्ती उसके प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस, ठीक है। बात समझ आ रही है? हमने कहा ना प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिवाय एक के, जो मैंने कहा था ये सिवाय एक है, वो आपके पास प्राइवेट वेरिएबल्स को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कर सकता है, मैं इसको छोड़ता हूं, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसका क्लास से कोई ताल्लुक नहीं, देख लें क्लास के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं है इसका, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर नहीं है, फंक्शन बाहर है, अलग से फंक्शन है। मैं अपनी क्लास में कहता हूं कि इस फंक्शन को मैं छोड़ूंगा कि मेरे प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर ले। ये एक बंदा जो है अभी देगा, अभी फिलहाल देगा, फिलहाल इसको देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम अभी ऊपर एक जाके काम करेंगे जिसकी वजह से एरर फिर नहीं देगा आपको, नहीं समझना, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया काइंड ऑफ। ये बात समझ आ गई कि अभी एरर देना चाहिए इसको, क्योंकि ई डॉट पे रेट इज नॉट एक्सेसिबल, वो हमने ऊपर प्राइवेट किया है, यहाँ पे देखने प्राइवेट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आके वही फंक्शन जिसको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, मेरा फंक्शन नहीं है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बाहर का फंक्शन है, लेकिन अपनी क्लास की बॉडी के अंदर मैं इसको लिखूंगा और इसको कह दूंगा कि ये मेरा फ्रेंड है, friend. So this is what is called a friend function. A friend function is a function which is outside the class, but it has access to your private variables. लेकिन सर ये फंक्शन मेंबर नहीं है इसका, मेंबर नहीं है। जब आपने साथ फ्रेंड लिख दिया ना, तो ये इसका वेरिएबल नहीं है, आप डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है जो कि मेरी क्लास से बाहर कहीं पे पड़ा हुआ है, दैट इज माई फ्रेंड, विच मीन्स के दिस फंक्शन कैन एक्सेस माई प्राइवेट फील्ड्स। पब्लिक तो वैसे ही कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है, समझ आ गई बात की, ठीक है। तो अब ये सवाल होता है जी फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज आउटसाइड द क्लास बट कैन एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास। बस किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। रट्टा लगा रही है, वेट सी भी वीडियो है, जाके बाद में इसको सुन लें, बस। ये कहीं जिंदगी में कोई आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। आप मुझे कोई एक प्रोग्रामर ला के दे दें प्रोफेशनली, इसने फ्रेंड फंक्शन बनाया हो कहीं जिंदगी में,
फजूल चीज़ है एक नंबर की। एनीवे तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, क्लास से बाहर होता है, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? आप क्लास की बॉडी के अंदर उसका प्रोटोटाइप डालते हैं और पीछे फ्रेंड कर देते हैं। सर ये तो फजूल है ना, मतलब अगर एक्सेस देना ही है तो प्राइवेट करना। जी, असल में इसमें जो मसला है जिसकी वजह से मैं इसके पीछे इतनी बातें कर रहा हूँ वो ये है कि नाउ दिस इज ब्रेकिंग योर एब्स्ट्रैक्शन। आपने क्लास बनाई इस वजह से थी कि मैंने जो भी करना है यहाँ करूंगा, वो बाहर का बंदा है, उसको आपने एक्सेस दे दिया, अब पता नहीं वो क्या करता फिरेगा वहाँ पे। अब उसको भी मुझे जाके देखना, जितने फ्रेंड फंक्शन है सारों को मुझे अब जाके देखना पड़ेगा कि कहीं वो मेरी क्लास की लॉजिक तो नहीं खराब करे। अब इसको मैंने पीरियड का एक्सेस दे दिया ना, अब अगर कहीं पे मेरा ये रूल कल को चेंज होता है, गवर्नमेंट कहती है 14 ही मिनिमम 16 है, इधर भी चेंज करूंगा उसको भी जाके बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज अ हॉरिबल आइडिया, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, डोंट डू इट। तो ये होगी फ्रेंड फंक्शन। इस तरीके से फ्रेंड क्लास होती है, किसी किसी क्लास को भी आप फ्रेंड बना सकते हैं। उसका मतलब है कि ये क्लास जो है ये मेरे सारे प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। फ्रेंड फंक्शन बाहर का फंक्शन है, मेरे प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड क्लास बाहर की क्लास है, मेरे प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। अपने बच्चों को एक्सेस नहीं दे रहा है और वो बाहर के बंदे को एक्सेस दे रहा है ना, उनको आग किया हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी, बात समझ आ गई? ये फ्रेंड वाली बात बस इतनी आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड क्लास, फ्रेंड फंक्शंस व्हिच आर आउटसाइड द क्लास बट हैव एक्सेस टू द प्राइवेट वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। करते किस तरह है, ये सिंटेक्स है। फ्रेंड क्लास अलग क्लास होती है, चाइल्ड वाली नहीं होती, हो भी सकती है चाइल्ड ना भी हो तो फ्रेंड क्लास है। इसका मतलब है कि दैट क्लास इज आउटसाइड द क्लास बट स्टिल हैज एक्सेस टू द प्राइवेट वेरिएबल्स। यहाँ तक सही हो गया? तो तीन चीजें हमने आज देखी। आज स्टैटिक, उसका देखें, अब तीनों आपको थोड़ा सा देखें तो इनका थोड़ा सा बहुत ताल्लुक आपस में नजर आएगा। इट्स ऑल रिलेटेड टू हाउ यू एक्सेस इट और फ्रॉम वेयर यू एक्सेस इट। ठीक है, तो स्टैटिक जो कि आपको ये बताता है कि इंस्टेंस के साथ इसका ताल्लुक होगा, क्लास के साथ ताल्लुक होगा, कॉन्सेप्ट के साथ, इंस्टेंस के साथ ताल्लुक नहीं होगा। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स जो कि एक फंक्शन की इन्वोकेशन और दूसरे फंक्शन की इन्वोकेशन के दरमियान में अपनी वैल्यूज परसिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्सेस मॉडिफायर्स देखे हैं। तो पब्लिक आपको पहले से पता है, हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड देखा। प्राइवेट का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम दिस क्लास, दैट्स इट। प्रोटेक्टेड का मतलब है दिस क्लास एंड द चिल्ड्रन। फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, उसको हमने देख लिया, इनहेरिट करने से क्या फ़र्क होता है, ओवरराइडिंग से वगैरह वगैरह, उसको प्रैक्टिस करके देख लेंगे। और फाइनली फिर हमने देखा है कि फ्रेंड आपके पास फंक्शंस जो कि फंक्शंस आउटसाइड द क्लास बट स्टिल हैव एक्सेस टू द प्राइवेट वेरिएबल्स, एंड फ्रेंड क्लासेस which are classes outside the class but still have access to the private variables of a class, variables and functions both। सही हो गया जी? सवाल है तो पूछे।